हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाय क्लास, माय नेम इज शुभम और आज हम लेके आ गए हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स प्रोबेबिलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस में हम लोग कवर करेंगे ऐसे क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड है कि बोर्ड आपको दे सकता है एग्जाम में, बट वो अब तक पीवाईक्यू या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में नहीं आए हैं, एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। कुछ एक क्वेश्चन है जो लेवल अप है, ऑब्वियसली तभी हमने इसमें इंक्लूड किया है, बट आपको क्या करना है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है बच्चों, उसके बाद यू आर गुड टू गो। ठीक है, स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? टू डिफरेंट डाइस आर टॉस्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। यू नो व्हाट इज डबलेट? डबलेट का मतलब होता है दोनों डाइस के अंदर सेम नंबर आ रहा है। जैसे फर्स्ट वाले में 1 तो सेकंड में भी 1, फर्स्ट में 2 तो सेकंड में भी 2, थर्ड 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, इसको बोलते हैं डबलेट। अब देखो, अगर सोचो मैं बात करूं दो डाइस को थ्रो करने की, तो हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं और हमको पता है कि जब भी हम दो डाइस को थ्रो करते हैं तो नेट या टोटल नंबर ऑफ आउटकम अपना आता है 36। ठीक है, और अब हम बात करते हैं डबलेट की। तो डबलेट में फेवरेबल आउटकम क्या होगा? ध्यान से सुनो। मैं अगर बात कर रहा हूं तो फेवरेबल आउटकम क्या पॉसिबल है? 1 1, 2 2, 3 3, है ना, 4 4, 4 4, 5 5 और लास्ट में 6 और 6। इसके अलावा और कोई आउटकम पॉसिबल है ही नहीं, है ना। ये टोटल 6 ही आउटकम पॉसिबल है। तो फेवरेबल आउटकम कितने हुए बच्चों? 6। टोटल आउटकम 36। प्रोबेबिलिटी फेवरेबल अपॉन टोटल। तो बस स्टार्ट कर दो। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट इज फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम कितना हुआ बच्चों? 6 अपॉन 36। रिड्यूस करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 1/6। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। कितना इजी क्वेश्चन था। बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि डबलेट होता क्या है, और जैसे ही आपको डबलेट पता चला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, स्टार्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला पार्ट बोल रहा है ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 10 ऑन द नंबर्स ऑन द टू डाइस। ध्यान से सुनो। सम वाले के लिए तो मैंने बहुत अच्छी सी ट्रिक बताई थी, फिर से बता देता हूं, ध्यान से देखना क्या करना है आपको। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो 7 है किसका? सम, है ना। अगर दो डाइस को आप थ्रो करोगे तो उसमें जो सम आएगा 7, अगर 7 आ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है मैक्सिमम, और वो होती है 6। समझ गए? अब सारे सम बना लो। सम क्या क्या पॉसिबल है देखो, 8 9 10 11 और 12। अभी हमसे 10 का पूछ रहा है, इधर से करोगे तो वही 6 5 4 3 2 1। ठीक है, लास्ट 2 से छोटा सम नहीं हो सकता। 1 और 1 मिनिमम, दोनों में 1 1 तो आएगा ही आएगा, तो लास्ट सम 2 आएगा अपने पास में। अब 6 से रिड्यूस करते जाओ नंबर को, इधर भी और इधर भी। तो 6 के दोनों साइड इधर आ जाएगा बच्चों, 5 5, फिर 4 4, फिर 3 3, 2 2, 1 और 1। समझ गए? ऐसे अपने बना लिया सबके अपॉन में 36। अब मुझे किसका चाहिए था? 10 का, तो इट इज 3 अपॉन 36। ठीक है, तो फाइनल आंसर कितना है बच्चों? अ सम ऑफ probability that the sum is equals to 10 is once again the favorable outcome upon total outcome. So it's total outcome. Reduce करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 3 upon 36 which is finally 1 upon 12. यही आएगा। समझ गए? अब क्या हम सिर्फ ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हमको आउटकम भी तो बताने पड़ेंगे। कौन से 3 फेवरेबल आउटकम ले रहा हूं मैं? तो 3 फेवरेबल आउटकम कौन से होंगे जिनका सम जो 10 का सम बनाएंगे? तो ध्यान से देखो, सबसे पहले बात करता हूं 5,5, ये दोनों सम 10 बनाएंगे। फिर बात करता हूं 6,4, फिर लास्ट में लिखते हैं 4,6। इनके अलावा और कोई भी डाइस में ऑप्शन बता दो जो आपको 10 बना के देगा। नहीं मिल रहा ना, तो इसलिए फाइनल आंसर क्या होगा अपना? 5 5 6 4 और 4 6। ठीक है, ये 3 फेवरेबल आउटकम है आउट ऑफ 36, तो इट्स 3 आउट ऑफ 36 मेक्स इट 1 upon 12। समझ गए बच्चों? दिस इज व्हाई वी हैव कैलकुलेटेड द आंसर। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ अ डिफरेंट डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस? दोनों डाइस के ऊपर प्राइम नंबर आना चाहिए। अब ध्यान से देखो, जब हम डाइस को थ्रो करते हैं उसमें प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 3 और 5, तीन ही होते हैं ना प्राइम नंबर। अब दोनों डाइस के अंदर प्राइम नंबर मतलब दोनों डाइस के अंदर 2 2, 2 3, 2 5, एक तो कॉम्बिनेशन ये बना, फिर ये सेम कॉम्बिनेशन 3 के साथ होगा और यही सेम कॉम्बिनेशन 5 के साथ होगा। बना के दिखाता हूं, ध्यान से देखो। तो अगर मैं प्राइम नंबर की बात करता हूं, मैं लिखता हूं इधर डाइस 1, उधर लिखता हूं डाइस 2। बहुत अच्छे समझ में आ गया, ध्यान से देखना। तो अगर मैं डाइस 1 की बात करता हूं तो देखो 2 इधर आया, 3 आया और 5 आया, है ना। इधर भी जो प्राइम नंबर होंगे वो 2 3 और 5, ये तीन ही होंगे ना प्राइम नंबर। अब ध्यान से देखो क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है। इधर से 2 आया, फर्स्ट वाले डाइस आपने थ्रो किया, फर्स्ट वाले डाइस में आपको 2 मिला, सेकंड वाले डाइस में भी 2 मिल गया। ठीक है, अब फर्स्ट वाले डाइस में 2 मिला बट सेकंड वाले डाइस में 3 मिल गया। दोनों में प्राइम नंबर, अभी भी तो प्राइम नंबर ही है, 2 और 3 प्राइम नंबर है ना। आपको क्या बोला था? दोनों डाइस में प्राइम नंबर होना चाहिए, अभी भी है। नेक्स्ट 2 के साथ 5 मिल गया। ठीक है, तो देखो 2 के साथ मेरे पास कितने आउटकम हुए?
3 आउटकम पॉसिबल है ना, तो 2 का एक पेयर बन गया 2 के साथ में 2 2, एक पेयर बना 2 का 3 के साथ, और एक बना 2 5 के साथ। समझ गए? ऐसा ही 3 के साथ भी तो ऑप्शन अवेलेबल है, तो 3 के साथ कैसा ऑप्शन अवेलेबल है, जो ऑप्शन अवेलेबल है सारे प्लेस कर देते हैं। तो 3 के साथ ऑप्शन अवेलेबल है, 3 के साथ 2 आ गया, फिर 3 के साथ 3 आ गया, और 3 के साथ 5 आ गया, है ना। तो मेरे पास नेक्स्ट आउटकम क्या आ गया बच्चों, नेक्स्ट आ गया 3,2, 3,3 एंड 3,5। समझ गए? ठीक है। ऐसे अपन लास्ट वाले की बात कर लें, तो लास्ट वाले की अगर हम बात करें तो लास्ट वाले में भी क्या आ जाएगा, लास्ट वाले में ऐसे ही नंबर आ जाएंगे। लास्ट वाले में 5 से स्टार्ट करेंगे तो 5,2, 5,3 और 5,5। तो लास्ट मेरे पास आउटकम क्या आ गए, 5,2, 5,3 एंड 5,5। ये ऐसे मेरे पास में टोटल कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, 9। साफ साफ दिख रहा है, 3 3 3। ठीक है। टोटल कितने फेवरेबल आउटकम हुए, 9 फेवरेबल आउटकम आउट ऑफ टोटल 36 आउटकम। तो जब भी आप 2 डाइस को थ्रो करते हो 36 तो कंफर्म है बनेंगे आउटकम, है ना। तो टोटल आउटकम अपने पास में 36 है। अब अपन बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर ऑन बोथ द डाइसेस, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सेम नंबर ऑन बोथ द डाइसेस, वी आर गेटिंग प्राइम नंबर ऑफ बोथ द डाइसेस, सो वी आर फाइंडिंग आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, है ना। तो प्राइम नंबर के लिए फेवरेबल आउटकम कितना है बच्चों, 9, टोटल आउटकम 36, रिड्यूस करेंगे यहां से कितना आ गया 1/4, दिस इज अ फाइनल आंसर। ठीक है, ऐसे प्लेस कर देते हैं, कितना सिंपल है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ टोटल ऑफ 9 और याद करो अपने पास ऐसा क्वेश्चन अपन ने ऑलरेडी किया है जिसमें अपन ने एंड यूज किया था, अब की बार हमने इसमें और यूज किया है ना, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालता हूं ताकि ऐसी चीजें जो हमने अब तक नहीं करी हैं उनका एक बार रिवीजन हो जाए। तो ध्यान से देखो बच्चों, इट सेज द टोटल ऑफ 9 और 11, तो 9 का सम आएगा तो भी काउंट करेंगे, 11 का सम आएगा तो भी काउंट करेंगे। तो सम कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखो। 9 का सम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा ऐसे नंबर से जो छोटा होगा, है ना। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी तो आती है, अब मैं आपको आउटकम निकाल के डायरेक्ट वैल्यू सॉल्व करना दिखाता हूं। तो ध्यान से देखो 9 का सम कैसे बन सकता है, 3 के साथ 6, है ना। 3 के साथ 6 बनेगा तो इसका रिवर्स भी कर सकते हैं, 3 के साथ 6 बनेगा तो 6 के साथ 3 भी बन जाएगा, है ना। तो मैं ऐसे ही करता हूं और इन सारी वैल्यूज को एक एक करके प्लेस करता हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 9 के सम की, अ सम ऑफ 9। जब 9 का सम बना रहे हैं तो क्या बनूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा 3,6, फिर इसका रिवर्स 6,3, ठीक है। फिर 4 का 5 के साथ, फिर 5,4, ठीक है। उसके बाद और कुछ बन सकता है क्या, 4 5 9 6 3, और कुछ बन सकता है 9 का सम बनाने के लिए, नहीं बन सकता, ठीक है। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। 4 आउटकम्स। अब 11 का सम बनाने के लिए विल राइट सम ऑफ 11। 11 का सम कैसे बनाएंगे बच्चों, 11 का सम बनाने के लिए देखो क्या मेरे पास में 6,5 और 5,6, ये दो ही ऑप्शन पॉसिबल है, ये दो ही तो ऑप्शन पॉसिबल है ना। 6,5 हो सकता है, 5,6 हो सकता है ना। इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं जो 11 का सम बना ले। तो टोटल आउटकम कितने में, 9 और सम। अगर जब आपके पास और आ जाता है ना तो आपको दोनों वैल्यूज काउंट करनी होती है, मतलब इसके आउटकम प्लस इसके आउटकम, टोटल आउटकम निकालने पड़ेंगे। और का मतलब दोनों में से कुछ भी आएगा तो विल काउंट, है ना। 9 आ गया तो भी हम काउंट करेंगे, 11 आएगा तो भी काउंट करेंगे, ठीक है। और 9 एंड 11 आ जाता, अगर 9 और एंड 11 तो हम इसमें कॉमन वाली वैल्यू ढूंढ लेते हैं, ठीक है। चलो ध्यान से देखते हैं। सो इट्स 3 6 3 6 6 3 4 5 5 4 एंड 6 5 5 6, ये आउटकम आ गए। इन सब आउटकम का सम करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 9 और 11, ठीक है। सो वी आर राइटिंग 9 और 11, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे। और इसकी प्रोबेबिलिटी कैसी होगी बच्चों, सेम फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे तो फेवरेबल आउटकम क्या है आपकी बार, फेवरेबल आउटकम 4 इधर 2 इधर, टोटल 6 फेवरेबल आउटकम आउट ऑफ 36, रिड्यूस करेंगे तो 1/6। ध्यान रखना बच्चों, जब भी 2 डाइसेस की बात आ जाए, है ना, पेयर ऑफ 2 डाइसेस, है ना, या 2 डाइसेस कैसे भी बोल देगा, तो जब भी इस टाइप की बात आ जाए समझ जाना टोटल आउटकम तो 36 ही बनेंगे। अब आपको सिर्फ दिमाग लगाना है फेवरेबल आउटकम पे, ठीक है। सो फेवरेबल टोटल 6/36, 1/6 आंसर। क्लियर, आगे चले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ रेड बॉल at random from a jar that contains only one red, ध्यान से सुनना, not only one, that contains only red, blue and orange ball is 1/4, ध्यान से सुनना। So probability of selecting red ball is 1/4। फिर से सुनो क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ रेड बॉल एट रैंडम फ्रॉम अ जार, एक जार है उसमें कौन कौन सी बॉल रखी है, रेड ब्लू और ऑरेंज, तीन ही टाइप की बॉल रखी हुई है। अगर उसमें से हम रेड बॉल सिलेक्ट करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1/4। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, सो आई प्लेस्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ r इज इक्वल टू 1/4। यहां तक कोई दिक्कत है, फर्स्ट वाला सेंटेंस क्लियर हो गया। उसके बाद बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लू बॉल, अब की बार ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लू बॉल एट रैंडम फ्रॉम द सेम जार इज 1/3। अगर उसी जार से मैं ब्लू बॉल निकालता हूं तो उसको विड्रॉ करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/3। नेक्स्ट, if the jar contain 10 orange ball, find the total number of balls in the jar। अब अगर ऐसा है और उस जार के अंदर नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल्स
ऑरेंज बॉल कितनी बच्चों, ऑरेंज बॉल है अगर 10, तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स अवेलेबल इन द जार। ठीक है, तो जार के अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ बॉल अवेलेबल है ये आपको बताना है। ध्यान से सुनना, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। क्या मुझे पता है इस जार के अंदर, ये जो जार है इसमें 3 टाइप की बॉल रखी हुई है, जिसमें फर्स्ट है रेड, सेकंड है ब्लू और थर्ड है ऑरेंज। ठीक है, रेड, ब्लू और ऑरेंज, एब्सोल्युटली, है ना, 3 टाइप की बॉल रखी हुई है। अब ध्यान से देखना, इन तीनों का जो टोटल सम होगा, प्रोबेबिलिटी इसका सम होगा, क्या वो 1 होगा, है ना, समझ गए ना, इन तीनों के प्रोबेबिलिटीज का जो सम होगा वो कितना होगा, वो होगा 1, क्योंकि एलिमेंट्री इवेंट है। क्लियर? अच्छा, मेरे को इन दोनों की प्रोबेबिलिटी पता है, तो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूं तो क्या मैं इन दोनों का सम करके ट्रांसफर कर दूं? सो व्हाट आई विल डू इज प्रोबेबिलिटी ऑफ आर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज विल गिव अस 1। ठीक है, उसमें से मेरे पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ आर दैट इज रेड ऑलरेडी गिवन है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू गिवन है 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज में फाइंड कर लूंगा विद द हेल्प ऑफ 1। ठीक है, 1/4 1/3 दोनों वैल्यू गिवन है, मैंने प्लेस कर दिया। अब इनका सम करोगे तो क्या आएगा बच्चों, 7/12, 3 1 3, 3 4 1 4, 3 4 12 plus probability of orange is equals to 1. I'll transfer it that side, so gives us probability of orange is equals to 1 minus 7/12 जो बन जाएगा 5/12। क्लियर? अब आपको बोल रहा है क्वेश्चन में कि ऑरेंज बॉल 10 है, अगर मैं ऑरेंज बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो क्या मैं ऐसे लिखूंगा, नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल दैट इज फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल बॉल इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज। तो ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज होगा फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, अब यहां पे टोटल आउटकम और फेवरेबल आउटकम का होगा, ध्यान से देखो तो फेवरेबल आउटकम ऑरेंज बॉल निकालने के लिए नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल होगा डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स, है ना। तो अब ध्यान से देखना, इसी कॉन्सेप्ट का अगर मैं यूज करूं तो मैं लिखता हूं फेवरेबल आउटकम में नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल बॉल। ठीक है, नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल्स और नंबर ऑफ टोटल बॉल्स, इन दोनों का जो डिविजन होगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज निकाल के देगा। अब वो ऑलरेडी गिवन है कितना, 5/12, मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब आपको बोल रहा है कि नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल तो ऑलरेडी गिवन है 10 और टोटल नंबर ऑफ बॉल आपको फाइंड करना है। 5 से इसको रिड्यूस किया 2 आया, 12 को ट्रांसफर कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ बॉल इज 24। सो टोटल नंबर कितनी बॉल्स अवेलेबल है बच्चों, 24 बॉल्स अवेलेबल है। क्लियर? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, अ बैग कंटेन्स व्हाइट, ब्लैक एंड रेड बॉल ओनली। ठीक है, अ बैग कंटेन्स, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अ बैग कंटेन व्हाइट, ब्लैक एंड रेड, तो कौन कौन सी बॉल है, व्हाइट है, फिर ब्लैक है और रेड है, 3 टाइप की बॉल्स हैं। अ बॉल इज नॉट रैंडमली फ्रॉम द बैग इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल, ध्यान से सुनना, व्हाइट बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 3/10 एंड दैट ऑफ द ब्लैक बॉल इज 2/5। ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों, 2/5 है। आगे क्या बोल रहे हैं, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपकी बार, इफ द बैग कंटेन्स 20 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, तो ब्लैक बॉल्स कितनी है आपकी बार, ब्लैक बॉल्स हैं 20, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स अवेलेबल। अब की बार आपको ब्लैक बॉल गिवन है एग्जैक्टली, उसका यूज करके आपको टोटल नंबर ऑफ बॉल निकालना है और रेड बॉल भी निकालनी है। रेड बॉल ही फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, एग्जैक्टली गेटिंग अ रेड बॉल। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है रेड बॉल की, रेड बॉल फाइंड करनी है और उसके बाद फाइनल आंसर निकालना है। तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट, कुछ भी नया नहीं करना। मुझे पता है तीनों बॉल्स अवेलेबल है, तो अगर ऐसा होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज इक्वल्स टू 1, इन तीनों का सम 1 होगा। उसमें से 2 प्रोबेबिलिटी मुझे गिवन है, 3/10 एंड 2/5, तो राइट 3/10 प्लस 2/5 इज इक्वल्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इज इक्वल्स टू 1। अब ध्यान से देखो, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 4/10, ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, एलसीएम इजी हो जाएगा बच्चों, 4/10 एलसीएम लेंगे तो 4 और 3 7, 7/10 हो गया। 7/10 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इज इक्वल्स टू 1, आई विल ट्रांसफर इट देयर, सो इट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इज इक्वल्स टू 1 माइनस 7/10 गिव्स अस 3/10। समझ गए, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितना आ गया, 3/10। क्लियर यहां तक? अब ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड तो मुझे मिल गया, उसमें से आपको बोल रहा है ब्लैक बॉल है 20, अब आपको रेड की प्रोबेबिलिटी, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, वी हैव ऑलरेडी फिगर्ड आउट, इफ द बैग कंटेन 20 ब्लैक बॉल फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। अब मैंने प्रोबेबिलिटी रेड बॉल तो निकाल दिया, अब टोटल बॉल भी निकालना है, तो टोटल बॉल कैसे निकालेंगे बच्चों, मुझे पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल इज इक्वल्स टू ब्लैक बॉल्स अपॉन टोटल बॉल्स, यही होगा, दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, दैट्स 2/5। अब ब्लैक बॉल 20 है, मैं जहां पर ब्लैक बॉल लिखा मैं 20 रख दूं, अपॉन में टोटल आ जाएगा। ध्यान से देखो, तो मैं प्लीज करता हूं 20 अपॉन
टोटल बॉल्स इज इक्वल टू 2/5। 2 से इसको रिड्यूस किया 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया, टोटल बॉल्स आ गया बच्चों, टोटल बॉल्स इज 50। सिंपल 50 अच्छे से लिख देते हैं 50, ठीक है, ऐसे निकालते हैं। तो 2 से इसको रिड्यूस किया 20 को 10 आ गया, 5 को ट्रांसफर कर दिया, 5 इंटू 10 इज 20, 5 इंटू 10 इज 50, ठीक है, ऐसे आंसर आ जाता है अपने, समझ गए, ऐसे निकाल लेते हैं पर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स अवेलेबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ बैग कंटेन्स 18 बॉल्स आउट ऑफ विच x आर रेड। ध्यान से सुनना, बैग में टोटल बॉल कितनी है, टोटल बॉल्स आर 18, ठीक है, अ बैग कंटेन 18 बॉल्स आउट ऑफ विच x आर रेड। तो रेड कलर की बॉल कितनी है, रेड कलर की बॉल है x। उसके बाद बोल रहा है इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज नॉट रेड। ओके, ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर आपको बोल रहा है कि रेड बॉल कितनी है x, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज x/18। समझ गया ना क्या करना, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे सॉल्व करो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपको बोल रहा है अ बैग कंटेन 18 बॉल्स आउट ऑफ विच x आर रेड, ठीक है, x रेड बॉल है, वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट रेड, ठीक है, रेड नहीं होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है आपसे, तो पहले रेड होने की तो निकाल लें, तो दैट इज x/18। अब मैं निकालता हूं रेड नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग रेड इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग रेड, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस x/18, तो फाइनल आंसर आएगा 18 माइनस x/18, दैट्स इट। समझ गए, कोई दिक्कत है, सिंपल सा क्वेश्चन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, इफ 2 मोर रेड बॉल्स आर पुट इन द बैग, कितनी, 2 एक्स्ट्रा रेड बॉल्स अगर बैग के अंदर डाली, तो पहले रेड बॉल कितनी थी बच्चों, देवर अर्लियर x रेड बॉल्स, अब अगर मैं 2 और बॉल ऐड कर दूंगा तो विल बी x+2, ठीक है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे चलते रहो बच्चों, अपने आप आंसर आएगा, डोंट वरी। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल विल बी 9/8 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल इन द फर्स्ट केस। बोल रहा है अगर ऐसे सिचुएशन हो जाएगी, मतलब अगर 2 रेड बॉल और एक्स्ट्रा डाल दोगे, तब उस टाइम पे जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ बीइंग अ रेड बॉल इन सेकंड सिचुएशन में r' लगा दो, क्योंकि अब रेड बॉल का अमाउंट डिफरेंट हो गया ना, तो अब रेड बॉल कितनी है बच्चों, नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज x+2, सो आई रिटन इट एज x+2 अपॉन टोटल 18 था, अभी भी टोटल नंबर ऑफ बॉल तो 18 ही है ना, ठीक है, ध्यान से देखो 18 बॉल्स, हाँ 18+2 हो जाएगा, तो 18+2 इज x+2 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये हो गया अपना नया बॉल, मतलब नए केस में रेड बॉल की काउंटिंग या रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालने का सिचुएशन। अब आपको बोल रहा है पहली वाली सिचुएशन में, जब पहले आपने रेड बॉल निकाली थी उस टाइम पे जो प्रोबेबिलिटी थी दैट वाज x/18, ठीक है। ये सिचुएशन और ये सिचुएशन में डिफरेंस क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल विल बी 9/8 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल इन द फर्स्ट केस। तो यहां पर जो आपने प्रोबेबिलिटी निकाली थी और यहां जो प्रोबेबिलिटी निकाली है, ये वाली 9/8 टाइम्स है इसकी, तो आप क्या करोगे, जो पहली वाली प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ r मल्टीप्लाई बाय 9/8 टाइम्स कौन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ r डैश, यही तो बोल रहा है क्वेश्चन, तो बस प्लेस कर दो सारी वैल्यूज, प्रोबेबिलिटी ऑफ r इज x/18 मल्टीप्लाई बाय 9/8 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी r डैश दैट इज x+2/20। कोई प्रॉब्लम है बच्चों, सिंपल वैल्यू सारी प्लेस कर दी, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाले सॉल्यूशन पे। तो अब ध्यान से देखो, मुझे x की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है ना। अब मैं क्या करता हूं, जो वैल्यूज है x की फॉर्म में वो इधर ट्रांसफर कर दो, बाकी सारी वैल्यूज उधर ले जाओ। तो मैं क्या करता हूं, 2 से रिड्यूस कर सकते हैं इसको, 4 से रिड्यूस कर सकते हैं, 4 2 8, 4 5 20, और कुछ बचा रहा और कुछ रिड्यूस हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो अब मैं क्या करता हूँ, 5 को उधर शिफ्ट कर दूंगा, तो 9 से, अच्छा 9 से ये भी तो रिड्यूस हो जाएगा, 9 2 18, ठीक है, दैट्स इट। सो वी हैव 5 ओवर हियर, आई विल शिफ्ट 5 दैट साइड, इट विल बिकम 5x इज इक्वल्स टू 2 और 2 4, उसको उधर शिफ्ट कर देंगे, तो 4 मल्टीप्लाई बाय x+2, तो मैंने 5 को उधर ट्रांसफर कर दिया और 4 को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो ये बन जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 4x + 4 2 8, ट्रांसफर करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 8। तो अपने पास x क्या है बच्चों, x is the number of red ball we have taken. So we figured out how much number of balls we have. Find the value of x. We figured out that is 8. तो अब आपसे x की वैल्यू पूछ रहा था, तो आपने x की वैल्यू निकाल के दे दी है। अगर आपसे पूछता फाइंड आउट नंबर ऑफ रेड बॉल्स, तो आप यहाँ पे x निकालने के बाद देखते हैं hence the number of red balls is 8. ठीक है, समझ गए, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a bag contain, ध्यान से सुनना, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है। आपकी बार ये क्वेश्चन आपको दिमाग लगा के सॉल्व करना है। क्या करना है आपको, a bag contain 20 balls out of which x are red balls। ठीक है, वहां पे 18 था, आपकी बार 20 है, x are red balls, कॉन्सेप्ट सेम है आपकी बार। if one ball is drawn at random from the bag, find the probability that it is not red। क्वेश्चन सेम है, सिर्फ वैल्यू डिफरेंट है बच्चों। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स अपॉन 18 करोगे, कोई दिक्कत है, समझ गए। चलो नेक्स्ट, if 4 more balls red, if 4 more balls
red ball are put into the bag, find the probability of drawing a red ball will be 5 by 4 times than the probability of drawing a red ball in the first case. सेम क्वेश्चन है, वहां पे 9 by 8 टाइम्स है, यहाँ पे 5 by 4 टाइम्स है. तो अपने आप दिमाग लगाओ, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर निकालो, और आंसर आपको कहां लिखना है? कमेंट बॉक्स में. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. नेक्स्ट question number 7. It says that a number x is selected at random from the numbers 1, 4, 9 and 16. कौन कौन से नंबर? 1, 4, 9 and 1, 4, 9 and 16. ये 4 नंबर्स हैं. इसमें से कोई नंबर एक x सिलेक्ट कर लिया होगा. ठीक है, क्या होगा? आगे चलते हैं. Another number y is selected at random from the numbers 1, 2, 3, 4. अच्छा, अब इसमें से तो मैंने x सिलेक्ट किया है और 1, 2, 3, 4 में से कोई नंबर y सिलेक्ट करेंगे. ठीक है, आगे चलते हैं. Find the probability that the value of xy is more than 16. तो अब x और y की जो वैल्यूज है वो कितनी होनी चाहिए बच्चों? मोर देन बोला है सिर्फ, इसलिए हम सिर्फ ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, ध्यान रखना. मोर देन इक्वल्स टू बोलते तो इक्वल टू का साइन भी लगाते, है ना. सिर्फ मोर देन बोला है. वैल्यू ऑफ एक्स वाई इज मोर देन 16, तो 16 से बड़ी होनी चाहिए एक्स वाई की वैल्यू. दैट मींस 16 मस्ट बी लेसर देन द वैल्यूज गिवन. अब आपको वो कॉम्बिनेशन बनाना है जिससे ये जो वैल्यूज है वो 16 से बड़ा हो जाए. सोचो, अगर आपको ऐसी वैल्यू चाहिए जिससे इसका आंसर 16 से बड़ा हो जाए, तो यहाँ पे आते हैं अपन 1 के साथ में कोई भी केस बना लो, आंसर ही नहीं आने वाला. 1 के साथ सबसे बड़ा नंबर क्या ले सकते हो आप? 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4. ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट 4 से स्टार्ट करेंगे. देखो 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16. 16 में भी इक्वल आंसर आएगा, आपको बड़ा चाहिए, है ना. ध्यान से देखो, तो 1 और 4 तो ऑप्शन में है ही नहीं. अब अपने पास 9 और 16 बचे. ठीक है, 9 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर नहीं आना. 9 2 से 18, यहां से कहानी स्टार्ट होगी. तो 9 का 2, 3 और 4 तीनों के साथ में पेयर पॉसिबल है. तो मेरे पास एक कॉम्बिनेशन बना 9,2, दूसरा बना 9,3 और फिर बना 9,4. क्योंकि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज सिलेक्टेड एज x एंड दिस इज एज y. तो 9 2 से 18 ग्रेटर देन है 16 से, 9 3 से 27 एंड 9 4 से 36, ऑल ऑफ देम आर ग्रेटर देन बाय 16. फाइन, 16 से स्टार्ट करते हैं. 16 मल्टीप्लाई बाय 1 चॉइस ही नहीं है. 16 मल्टीप्लाई बाय 1 है 16 विच इज इक्वल, नहीं काउंट करेंगे. देन वील काउंटेड एज 16 मल्टीप्लाई बाय 2, 16 एंड 3, 16 का 3 के साथ में और लास्ट में 16 का 4 के साथ में. तो ऐसे मेरे पास में 3 और 3 कितने आउटकम हो गए बच्चों? 6 आउटकम हो गए. आउट ऑफ कितने आउटकम? आउट ऑफ कितने आउटकम ये ध्यान रखना. यहां पर कितने ऑप्शन है? 4. यहां पर कितने हैं? 4. तो टोटल आउटकम कितने हुआ? टोटल 4 का स्क्वायर. ध्यान रखना हमेशा. ऐसे याद करो, जब हम डाइस थ्रो करते हैं तो एक में 6 आउटकम आते हैं, दूसरे में भी 6 आउटकम आते हैं, तो 6 का स्क्वायर होता है ना नेट आउटकम. तो ऐसे यहाँ पर 4 4 है दोनों में, तो नेट आउटकम होगा 4 का स्क्वायर, दैट इज 16. तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 6 बाय 16, दैट टोटल आउटकम. तो 6 बाय 16 रिड्यूस करेंगे तो 3/8 इज द आंसर. समझ गए बच्चों? 2 से रिड्यूस किया, सिंपल, फाइनल आंसर आ गया. कोई प्रॉब्लम है? कैसे बनाया, कैसे फिगर आउट किया, समझ में आ गया ना. आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन. The given figure shows that a disc which player, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है, इसमें नंबर ऑफ पेयर बनाना ही सबसे इंपॉर्टेंट है. It says that given figure shows that the disc which a player spins an arrow twice, the fraction a by b is formed. How does the fraction is formed? ये इंपॉर्टेंट है. Where a is the number of sector on which the arrow stops on the first, and b is the number of the sector on which the arrow stops on the second spin. ध्यान से सुनना, फिगर कैसा है. ये है फिगर आपका. मान लो आपने इसको ऐसे स्पिन किया, तो फर्स्ट टाइम पे जब आपने फर्स्ट टाइम स्पिन किया तो किसी एक सेक्टर पे ये रुका होगा, है ना. तो उसमें कोई सा भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 में से कोई सा भी नंबर हो सकता है जहां पर ये रुकेगा. तो वो तो हो गई अपनी किसकी वैल्यू? ए की वैल्यू हो गई. ठीक है, ए की वैल्यू जब ये फर्स्ट स्पिन होगा. फिर बी की वैल्यू क्या होगी जब ये सेकंड स्पिन होगा. अब आपसे बोल क्या रहा है क्वेश्चन? ऑन ईच स्पिन ईच सेक्टर हैज इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन बाय द एरो, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फ्रैक्शन a by b इज ग्रेटर देन 1. तो आपको ये इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कब a by b की वैल्यूज ग्रेटर देन 1 आएगी. ग्रेटर देन 1 मतलब 1 से बड़ी आनी चाहिए वैल्यूज. इसका मतलब न्यूमरेटर हमेशा बड़ा होना चाहिए. अब वो 1 से बड़ी वैल्यू कितनी आएगी आपको पता ही नहीं ना, बट ये आपको याद रखना है कि 1 से बड़ा होना चाहिए. दैट मींस न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए, बस यही ध्यान रखना है आपको. तो क्या बनाओगे बच्चों? 1 से लेकर 6 तक आउटकम पॉसिबल है. तो मैं ए में क्या क्या पॉसिबल आउटकम मेरे पास पॉसिबल है? ए की पॉसिबल आउटकम से 1 2 3 4 5 और 6. ऐसे ही मेरे पास में बी के आउटकम पॉसिबल है 1 2 3 4 5 और 6. अब सोचो, अगर आप ए बाई बी को 1 से बड़ा बनाना चाहते हो, दैट मीन्स अगर आप चाहते हो कि ए बी से हमेशा बड़ा रहे, तो क्या पॉसिबल है? क्या 1 के साथ ऐसा पॉसिबल है? क्या नहीं है ना. 1 के साथ आप जितने भी ऑप्शंस बनाओगे सारे के सारे ऑप्शन कैसे निकलेंगे बच्चों? वो सारे के सारे ऑप्शन निकलेंगे छोटे या इक्वल. या तो 1 और 1 इक्वल होगा, या फिर 1 हमेशा सारे आउटकम से छोटा ही होगा. बट 2 के साथ में क्या पॉसिबल है कि 2 और 1 का एक पेयर बन जाएगा. ठीक है, तो ध्यान से देखना, मैं जो भी पेयर है यहाँ पे बनाता जा रहा हूँ. 2, 1 हो गया एक,
एक तो आउटकम हो गया मेरे पास में 2,1, ठीक है, 2,1 बना दिया। सेकंड, 2 का 2 के साथ नहीं बन सकता, 2 का 3 के साथ नहीं बन सकता, सारे बड़े हैं अब, ठीक है। 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 का 1 और 2 के साथ, तो 3 का 1 के साथ और 3 का 2 के साथ में, ठीक है, ध्यान से देखते रहना। ऐसे 3 का 1 और 2 के साथ फिर 3 से नहीं बन सकता, 3 से बड़े तो सारे बड़े हो जाएंगे। समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूं? नहीं समझ रहे दोबारा बना कर वैल्यूज फिर से बना के दिखाता हूं। देखो ए में मैं चूज कर रहा हूं 1, तो अगर मैं 1/1 लिखूंगा दैट इज इक्वल टू 1, मेरे को 1 से बड़ा चाहिए, ठीक है। अब 1/2 रखूंगा तो ये तो छोटा ही हो गया, 1/2 हाफ होता है ना, ठीक है। तब ध्यान से देखना, थर्ड सिचुएशन, जब 1/3 करेंगे ये भी पॉसिबल नहीं है ना, तो ये तो आउटकम आएंगे ही नहीं। अब मैं 1 का केस तो खत्म हो गया, मुझे पता है सारे बड़े ही आएंगे डिनोमिनेटर में। अब मैं 2 से स्टार्ट करता हूं, 2/1 ये है 1 से बड़ा, है ना, ये चल सकता है, मैंने 2:1 लिखा, आंसर आ गया, ठीक है। 2/1 कैसे बनाया सर? a/b फ्रैक्शन है अपना, a/b बच्चों, तो अगर मैं a/b करूंगा तो a की वैल्यूज a से चूज करूंगा, b की वैल्यू b से चूज करूंगा, तो इधर से मैंने 2 चूज किया, इधर से 1 चूज किया, तो 2/1 आंसर आ गया 1 से बड़ा, ठीक है। अब 2/2 नेक्स्ट रखेंगे तो ये 1 के इक्वल हो गया, मतलब यहां से कहानी बंद हो गई अपनी 2 की, ठीक है। अब 1 स्टार्ट करेंगे 3 से, तो 3 से स्टार्ट करेंगे तो 3/1 पॉसिबल कैसे? बिल्कुल पॉसिबल है। 3/2 पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। 3/2 में भी अगर आप डिवाइड करोगे तो 1 से बड़ी वाली आएगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम क्या दिमाग लगा रहे हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने के लिए हम सिर्फ ये दिमाग लगा रहे थे, जिसमें भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा वो अपना पॉसिबल आउटकम होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने सारी वो सिचुएशन ले ली जिसमें फर्स्ट वाला जो नंबर है वो सेकंड वाले नंबर से बड़ा होना चाहिए, दैट्स इट। तो अब यहां से मैं जो भी नंबर चूज करूंगा वो इधर वाले नंबर से बड़ा होना चाहिए, बस आपको ऐसे ही आउटकम चूज करने हैं। तब देखो ध्यान से, 3 के केस में वो 2 हो जाएंगे, 4 के केस में 3 हो जाएंगे। कौन कौन से? 4/1, 4/2 और 4/3, ठीक है। 5 के केस में 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, ठीक है। नेक्स्ट वाले 6 से स्टार्ट करेंगे तो 6/1 से लेके 6,5, समझ गए। अब कितने कितने आउटकम है देखो, 1, 2, 3, 4 और 5। स्टार्ट करें सम अप करना, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम कैसे निकालोगे? तो आप जितने भी फेवरेबल आउटकम है उनको ऐड कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने टोटल फेवरेबल आउटकम है। तो 1 + 2 3, 3 और 3 6, 6 + 4 10 और 5 15। तो वी हैव टोटल 15 पॉसिबल आउटकम आउट ऑफ कितने? 36, है ना। देखो फर्स्ट वाले में भी 6 थे, सेकंड वाले में भी 6 थे, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 36। तो अब लिखेंगे अपन hence the probability of getting a by b greater than 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसी आएगी बच्चों? विल राइट फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ठीक है। फेवरेबल कितने बच्चों? 15 है, टोटल कितने हैं? 36। सो 15/36 इज आवर आंसर। कोई कंफ्यूजन है? दैट्स हाउ वी फिगर आउट द फाइनल वैल्यूज। क्लियर? आगे चले, चलो नेक्स्ट आते हैं। ऑल द ब्लैक फेस कार्ड, यहां से क्वेश्चन, जो कार्ड वाले क्वेश्चन है ना, ये एक लेवल अप है, ध्यान से सुनना। ऑल द ब्लैक फेस कार्ड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। सबसे पहली बात तो कितने कार्ड्स हैं? 52 प्लेइंग कार्ड्स। उसमें से क्या रिमूव किया हमने? ब्लैक फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने होते हैं बच्चों? याद करो, मैंने सब कुछ एक एक करके बताया। नंबर कार्ड कितने होते हैं, फेस कार्ड कितने होते हैं, एक सूट में कितने होते हैं, टोटल कार्ड्स में कितने होते हैं, ध्यान रखना। फिर से दोबारा बताता हूं, अगर आप नंबर कार्ड्स की बात करते हो तो एक सूट के अंदर 13 के सूट्स होते हैं ना, तो 13 के 4 सूट्स होते हैं। एक सूट में नंबर कार्ड कितने होते हैं बच्चों? 9। फेस कार्ड कितने होते हैं? 3। और उसके बाद एस कार्ड कितना होता है? 1। एस कार्ड 1 होता है, ठीक है, समझ गए। सो 9 और 3 12, 12 और 1 13, दैट्स हाउ वी हैव 13 कॉम्बिनेशन। नाउ अब ऐसे मेरे पास में 4 सूट्स हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 36 नंबर कार्ड, 3 4 12 हो जाएंगे अपने, और ये 4 हो जाएंगे, ठीक है। इन सब का सम अप करोगे, यू विल गेट 52 कार्ड्स। अब आपको क्या बोल रहा है इसमें से? ऑल द ब्लैक फेस कार्ड हैज बीन रिमूव्ड। तो इसमें 2 सूट होते हैं ब्लैक, 2 सूट होते हैं रेड, ठीक है। ऑल ब्लैक फेस कार्ड्स एंड रिमूव, मतलब 6 फेस कार्ड्स रिमूव कर दिए। तो 52 में से अगर 6 रिमूव कर देंगे तो कितने बचेंगे बच्चों? नाउ द टोटल कार्ड्स कितने बच्चों? 52 - 6 46, ठीक है। The remaining cards are well shuffled and then a card is drawn at random. Find the probability of getting a face card. ध्यान से सुनना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना। अब आपसे फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट्स फेस कार्ड कैसे निकालेंगे बच्चों? टोटल कितने फेस कार्ड होते हैं? 12। उसमें से 6 जा चुके हैं, हमने रिमूव कर दिए। हाउ मेनी फेस कार्ड्स आई हैव नाउ? 6 फेस कार्ड्स। तो 6 आउट ऑफ 46 इज द आंसर। रिड्यूस करेंगे तो 3/23 इज द फाइनल आंसर। समझ गए? ऐसे निकालना, ध्यान रखना। तो टोटल आउटकम फिगर आउट करना बहुत जरूरी है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम से ही आप कैलकुलेट कर सकते हो एग्जैक्ट फेवरेबल आउटकम कितना आएगा, और उसी से आंसर आएगा, ठीक है। अगर आपने गलती कर दी यहाँ पे टोटल आउटकम चूज करने में और डिवाइड 52 से कर दिया, 0 मार्क्स। ध्यान रखना है इसका, है ना। नेक्स्ट रेड कार्ड।
अब हमने कौन से वाले कार्ड रिमूव किए? ब्लैक वाले। तो रेड वाले रिमूव नहीं किए ना, तो रेड वाले तो एज इट इज 26 ही है, तो अपन क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट मींस बीइंग अ रेड कार्ड। कितना है बच्चों? 26 रेड कार्ड है आउट ऑफ 46। ठीक है, 26 रेड कार्ड है आउट ऑफ 46। रिड्यूस कर सकते हैं क्या? दैट्स 13/23 इज द फाइनल आंसर। एनी कंफ्यूजन सो फार क्लास? क्लियर? आगे चलें, नेक्स्ट वाला कार्ड, ब्लैक कार्ड। ब्लैक कार्ड हमने रिमूव कर दिए हैं, तो अब ये 26 नहीं बचे, कितने बचे? डिपेंड करेगा कितने रिमूव किए। हमने ब्लैक कार्ड कितने रिमूव किए बच्चों? सारे फेस कार्ड रिमूव किए, मतलब 6 कार्ड रिमूव किए। कितने ब्लैक कार्ड होते हैं? 26, उसमें से 6 रिमूव कर दिए, 20 बचे। 20 डिवाइडेड बाय 46 रिड्यूस करेंगे तो 10/23 इज द आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। किंग, द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग। किंग की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है बच्चों? सबसे पहली बात तो फेस कार्ड में किंग आता है क्या? यस, फेस कार्ड्स में किंग आता है। तो कितने किंग होते हैं? 4 किंग होते हैं टोटल। 4 में से कितने रिमूव हो चुके हैं? 2 रिमूव हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि जो 4 किंग्स होते हैं उसमें 2 ब्लैक होते हैं और 2 रेड होते हैं। तो अब ध्यान से देखो, ब्लैक वाले रिमूव हो गए, तो कितने बचे हमारे पास में? 2 बचे। कौन से? रेड वाले। तो अब ध्यान से देखना, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ किंग, देन इट इज 2/46। तो टोटल आउटकम तो अभी भी 46 ही ना, 2/46 रिमूव करेंगे, 1/23 इज द आंसर। एनी कंफ्यूजन क्लास? दैट्स हाउ वी डू इट। फेस कार्ड्स के अंदर 3 टाइप के कार्ड आते हैं बच्चों, ध्यान रखना। फर्स्ट वाला कार्ड आता है अपना जैक, क्वीन एंड किंग। ये 3 फेस कार्ड्स होते हैं, इन तीनों को फेस कार्ड्स बोलते हैं। तो अगर ये तीनों में से कोई भी कार्ड अगर रिमूव हुआ है तो वी हैव टू मेंशन इट एब्सोल्युटली। क्लियर? फेस कार्ड रिमूव करने के लिए बोला, हमने 3 फेस कार्ड उड़ा दिए और जो भी आंसर थे हमने एज इट इज प्लेस कर दिया। कोई कंफ्यूजन है बच्चों? समझ में आ गया है? ध्यान से देख लो, आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है रेड क्वींस एंड ब्लैक जैक। कौन कौन से? रेड क्वीन, अब की बार फेस कार्ड नहीं बोला, स्पेसिफिक कार्ड बताया आपको कि ये वाला कार्ड रिमूव किया है। रेड क्वीन एंड ब्लैक जैक आर रिमूव्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो रेड क्वीन एंड ब्लैक जैक, ठीक है, ठीक है, दे आर रिमूव्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। A card is drawn at random from the remaining cards. A card is drawn at random from the remaining cards. After reshuffling them, find the probability that the card is king, red color. ठीक है, ये सब तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम बनाते हैं। ध्यान से देखना, रेड क्वीन, क्वीन कितनी होती है बच्चों? 4। उसमें से कितनी रिमूव कर दी हमने? रेड रिमूव कर दी, मतलब 2 रिमूव कर दी। ठीक है, ब्लैक जैक, जैक कितने होते हैं बच्चों? 4। फिर से तो 4 में से हमने 2 रिमूव कर दिए, क्योंकि ओनली ब्लैक ही रिमूव किए है ना, सारे रिमूव नहीं किए। तो 2 और 2 कितने रिमूव कर दिए बच्चों? 4 कार्ड्स रिमूव कर दिए। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए? टोटल कार्ड्स या टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज 48, क्योंकि 4 रिमूव किया आउट ऑफ 52, दैट्स 48 वी हैव इन टोटल। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग। किंग रिमूव किए क्या? नहीं, तो किंग तो एज इट इज 4 है, 4/48। द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग ए, दैट्स किंग, इज 1 रिड्यूस करेंगे तो 4 से रिड्यूस हो जाएगा ना 48, रिड्यूस करेंगे तो 1/12 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, अ रेड कलर कार्ड। So probability of being a red color card. रेड कलर कार्ड, ध्यान से देखो, क्या हमने रेड कलर के क्वीन रिमूव कर दिए हैं? कितने कार्ड रिमूव किए हैं? 2, है ना। तो रेड कलर कितने होते हैं? 26 में से 2 रिमूव कर दिए, तो कितने बचे हमारे पास? हमारे पास बचे 24/48। आंसर आएगा 1/2। ठीक है, नेक्स्ट, अब फेस कार्ड। बच्चों फेस कार्ड कितने रिमूव किए? 2 इधर से 2 इधर से, टोटल कितने कार्ड रिमूव किए? 4 फेस कार्ड रिमूव किए आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 12 में से 4 रिमूव कर दिए, 8 कार्ड्स नाउ। So face card, probability of C, that's a face card. That's we have 8 divided by 48. Reduce, final answer 1/6. After reducing it, a queen. Do we have removed a queen? Yes, we have removed a queen. How many queens we have removed? 2. Then we need to find out the probability of the remaining queens. So the probability of a queen is 2/48. Because we have total 4 queens, out of which 2 has already been removed. So finally I have 2/48, which is being reduced as 1/24. Any confusion class? That's how we calculate the final answer. कोई confusion है बच्चों? सारी चारों कैलकुलेशन थी, सारे कैलकुलेशन में ऑलरेडी कर ली है। फर्स्ट कैलकुलेशन A, B, C एंड लास्ट वन इज D। ठीक है, समझ गए? चारों आंसर आ गए हैं। नेक्स्ट आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है ऑल द रेड फेस कार्ड आर रिमूव्ड फ्रॉम अ पैक। ऑल द रेड फेस कार्ड, ध्यान से सुनना, ऑल द रेड फेस कार्ड आर रिमूव्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। A card is drawn at random from the card from the reshuffling them, and find the probability that the drawn card is a red color card, a queen, a ace and a face card. Exactly similar क्वेश्चन नहीं जो अपन इससे पहले वाले में किया था। देखो ध्यान से देखो, वहां पे हमने क्या रिमूव किया था? 9th वाले क्वेश्चन के अंदर ऑल द ब्लैक फेस कार्ड वहां पे रिमूव किए थे। यहाँ पर हमने कौन से रिमूव किए बच्चों? यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में हमने ऑल रेड फेस कार्ड रिमूव किए। कोई डिफरेंस नहीं है, वही 6 कार्ड रिमूव होंगे, वही 46 से अपन आंसर स्टार्ट करेंगे, वही सोल्यूशन करेंगे।
ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है अपने लेवल पे। वी हैव ऑल द क्वेश्चंस अवेलेबल। आप चाहो तो एक बार वीडियो को पॉज करके पहले वाले क्वेश्चन को फिर से देख सकते हो, क्या क्या चीजें प्लेस करी थी, उसके बाद एग्जैक्टली सेम चीजें यहां पे प्लेस करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स विल एग्जैक्टली बी सेम 46। अब आपको रेड कलर कार्ड में, क्वीन में, फेस में और एस कार्ड में ध्यान रखना होगा कि कौन से कार्ड आपको रिमूव करने हैं, कौन से कार्ड आपको प्लेस करने हैं, किस किस में फेवरेबल आउटकम कैसे डिजाइन होगा। ठीक है, अपने लेवल पे सॉल्व करो, आंसर कमेंट बॉक्स में प्लेस करो, देन वी आर डन। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो बच्चों। टू कस्टमर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। टू कस्टमर विजिटिंग अ पर्टिकुलर शॉप in the same week, Monday to Saturday. We are starting it from Monday to Saturday. Next, क्या बोल रहा है? Each equally likely to visit the shop on any one of the day, as on the another. That means equally likely outcome होने का मतलब दोनों के visit करने के chances same होंगे. Now, what is the probability that both will visit the shop on the same day? अगर दोनों same day को shop पे visit कर रहे हैं, उसकी probability क्या होगी? क्या possible outcome है, ध्यान से देखना। सबसे पहले बात तो अपन टोटल नंबर ऑफ आउटकम निकालते हैं। ये मंडे को जा रहा है, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। हाउ मेनी आउटकम्स यू हैव? 6। ये फर्स्ट पर्सन है और ये सेकंड पर्सन भी 6 डेज जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए बच्चों? 36 एज यूजुअल, हमको पता है 2 आउटकम, इसमें 6, इसमें 6 ऐसा है टोटल आउटकम। सो वी हैव टोटल 36 आउटकम अवेलेबल। नेक्स्ट, अब आपको बोल रहा है इफ दे आर विजिटिंग ऑन द सेम डे, अगर सेम डे पे विजिट कर रहे हैं, क्या ये सिमिलर क्वेश्चन है जैसा आप डबलेट में करते थे 1 1 2 2 3 3 4 4, दोनों में सेम नंबर आ रहा है। यहां पर भी दोनों सेम डे विजिट कर रहे हैं, मतलब या तो दोनों मंडे को विजिट करेंगे या फिर दोनों ट्यूसडे को विजिट करेंगे, दोनों वेंसडे को। तो ध्यान से देखो, हमारे पास आउटकम क्या बनेंगे? मंडे मंडे, ट्यूसडे ट्यूसडे, वेंसडे वेंसडे, थर्सडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे, सैटरडे सैटरडे। ठीक है, तो कितने पॉसिबल आउटकम होंगे? 6 डेज। 6 डेज ही तो है मंडे सैटरडे, और 6 ही पॉसिबल आउटकम्स। सो वी हैव द प्रोबेबिलिटी फॉर द फर्स्ट वन व्हेन दे आर विजिटिंग ऑन द सेम डे, व्हेन दे आर विजिटिंग ऑन द सेम डे इज 6/36 मेक्स इट 1/6। एनी कंफ्यूजन क्लास? इजी क्वेश्चन था ना? ठीक है, समझ गए। 36 कैसे आया? 6 डेज इधर थे, 6 डेज इधर थे, तो नेट आउटकम कितने जाएंगे? 36, 6 का स्क्वायर। नेक्स्ट, दोनों सेम डे विजिट कर रहे हैं, अगर सेम डे विजिट कर रहे हैं तो मंडे मंडे, ट्यूसडे ट्यूसडे, वेंसडे वेंसडे, मतलब पहला वाला मंडे को गया तो दूसरा भी मंडे को ही जाएगा क्योंकि सेम डे विजिट कर रहे हैं। फर्स्ट वाले जो पर्सन है ट्यूसडे को गया तो ये भी ट्यूसडे को जाएगा, फिर दोनों वेंसडे को जाएंगे, फिर दोनों थर्सडे को, फिर फ्राइडे को, फिर सैटरडे को। दैट्स वी हैव टोटल 6 नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अवेलेबल। सो वी हैव रिटन 6/36 गिव्स अस द फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना। इफ दे आर विजिटिंग ऑन द डिफरेंट डे, मतलब अगर सेम डे विजिट नहीं कर रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या हमने सेम डे की प्रोबेबिलिटी निकाल रही है बच्चों? मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ए है विच इज 1/6। सो विजिटिंग ऑन द डिफरेंट डे, दैट मींस नॉट विजिटिंग ऑन द सेम डे, दैट्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। 1 minus 1/6 makes it 5/6. So probability visiting on the different day is 5/6. सिंपल, ये तो इजी था। फर्स्ट वाले का आंसर आया तो सेकंड वाले का एब्सोल्युटली करेक्ट आ जाएगा। लास्ट वाला देखना, कंसेक्यूटिव डे। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, आपने पहली बार सुना होगा, ध्यान से सुनना, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट डिटेल में समझाऊंगा, एक एक चीज देखते रहना। अगर ये ए है पर्सन, ये बी पर्सन है, कंसेक्यूटिव डे का मतलब क्या होता है? कंसेक्यूटिव डे मतलब अगर ये फर्स्ट डे गया तो उसके नेक्स्ट वाले डे है, मतलब लगातार, है ना? तो अगर ये फर्स्ट डे गया तो ये सेकंड डे जाएगा, है ना? तो इसका मतलब अगर ये मंडे को गया तो ट्यूसडे को विजिट करेगा, है ना? ये ट्यूसडे को गया तो वेंसडे, वेंसडे तो थर्सडे, थर्सडे तो फ्राइडे। ठीक है, समझ गए? एक के पीछे एक ऐसे विजिट करेंगे। तो ध्यान से देखना, अगर इसने मंडे को विजिट किया तो ये कब जाएगा? ट्यूसडे को। अगर इसने ट्यूसडे को विजिट किया तो ये वेंसडे को विजिट करेगा। अगर इसने वेंसडे को विजिट किया तो ये थर्सडे को करेगा। ठीक है, अगर इसने थर्सडे को विजिट किया तो ये फ्राइडे को करेगा। ठीक है, अगर इसने फ्राइडे को विजिट किया तो ये सैटरडे को विजिट करेगा। अब अगर इसने सैटरडे को विजिट किया तो ये विजिट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये विजिट करेगा नेक्स्ट डे तो नेक्स्ट डे होना चाहिए संडे। ठीक है, और अगर इसने मंडे, संडे के बाद, अपने पास तो मंडे है ना, अगर मंडे को विजिट किया तो सैटरडे के बाद संडे आता है, मंडे नहीं आता। तो सैटरडे और मंडे आर नॉट कंसेक्यूटिव डेज, ध्यान रखना, है ना? तो कंसेक्यूटिव डे कौन से होते हैं? जो एक के बाद एक आते हैं, जैसे मंडे के बाद ट्यूसडे आता है तो ये कंसेक्यूटिव डेज, है ना? तो सैटरडे के बाद मंडे इज नॉट अ कंसेक्यूटिव डे, और हमारे पास में संडे ऑप्शन में है ही नहीं। आपको स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बोल रहा है कि मंडे से सैटरडे आंसर आपको वैल्यूज कलेक्ट करनी है। तो अगर आपने यहां से संडे लिख दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। इसलिए आप ये वाला आउटकम नहीं लोगे। सैटरडे के बाद दे विल नॉट हैव अ ऑप्शन टू विजिटिंग ऑन द कंसेक्यूटिव डे। तो अपने पास पॉसिबल आउटकम कौन कौन से हुए? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो एक तो पेयर बना मंडे ट्यूसडे का, एक बना ट्यूसडे वेंसडे का, फिर ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे,
फिर थर्सडे फ्राइडे एंड देन फ्राइडे सैटरडे। ऐसे मेरे पास में 5 पॉसिबल पेयर्स बन चुके हैं जिनसे हम ये फिगर आउट कर सकते हैं इफ दे आर विजिटिंग ऑन द consecutive day what are the possible outcomes or favorable outcome. So we can say that if they are visiting on the consecutive day, then favorable outcome upon total outcome can be written as 5 upon 36. तो फेवरेबल तो 5 है, टोटल 36 है। ठीक है, सारे अच्छे क्वेश्चन थे क्लास, आप लोगों ने बहुत अच्छे से करे होंगे। ध्यान लगा के, मन लगा के इसी तरह से पढ़ते रहो। पूरा सिलेबस कवर कर लिया है। इस पूरे सिलेबस में हमने एक एक चीज बहुत अच्छे से कवर करी है। ठीक है, आपको इसी मन लगा के पढ़ते रहना है, ध्यान देना है और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करके आना है आपके बोर्ड के एग्जाम में। फिर से मन लगा पढ़ते रहो, 100 लाते रहो। हैव अ गुड डे हेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।